Hello dear students, welcome to my channel PrepTuts. So from today onwards we are going to start the preparation for CA Foundation. I will be having the video lectures on statistics. So इन दिस वीडियो में हम थोड़ा से स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसके सिलेबस क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे कि सीए फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स का क्या सिलेबस आता है और हमें किस तरह से पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इस नाम का पेपर थर्ड पेपर होता है आपका, उस पेपर का हिस्सा है। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से आपके 40 मार्क्स आपके मैथ्स के हैं, 20 मार्क्स की आपकी लॉजिकल रीजनिंग आएगी एंड 40 मार्क्स की आपकी स्टैटिस्टिक्स आएगी। सो आई विल कवरिंग द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, दैट इज योर 40 मार्क्स। ये जो पेपर होता है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है एंड द वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर है इट कैरीज नेगेटिव मार्किंग विद इटसेल्फ। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर देते हो तो आपके सिक्योर किए हुए मार्क्स में से 0.25 पर क्वेश्चन जो है आपके नेगेटिव मार्क्स जो है गलत क्वेश्चन के कट जाएंगे। दैट मीन्स कि लेट अस सपोज आपने इस पेपर में से 100 में से आपने 40 क्वेश्चंस लेट अस सपोज अटैम्प्ट किए हैं, तो एंड आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस योर 30 क्वेश्चंस आर करेक्ट, तो आपके नंबर बन गए 30, लेकिन आपके 10 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे। तो एक क्वेश्चन के पीछे वो 0.25 आपके मार्क्स में से डिडक्ट करेगा, तो 10 क्वेश्चंस के पीछे इट विल डिडक्ट योर 2.5 मार्क्स। तो आपके मार्क्स 30 नहीं, एक्चुअली आपके मार्क्स आएंगे 27.5। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सो इसलिए इस पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, आपको अब टिक करते वक्त बड़े ध्यान से टिक करना है और अपनी कॉन्शियसनेस में रहकर टिक करना है। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस, स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में आपके 6 चैप्टर्स आते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, देन प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, एंड द लास्ट वन टॉपिक इज इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप लोगों ने इनमें से काफ़ी चैप्टर्स जो हैं पढ़े हुए हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा आप लोग पढ़ के आते हो, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन आपने पढ़ा होता है, कोरिलेशन, रेग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर ये चैप्टर आपने पढ़ा होता है। तो व्हाट इज न्यू फॉर यू इज प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज। ये जो 3 टॉपिक हैं एंड दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 3 आपके लिए नए हैं, बाकी सिलेबस जो है आपने पहले से ही पढ़ा होता है। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट चैप्टर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सो एज यू आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स तो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जो हम न्यूमेरिकल डाटा स्टडी करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द न्यूमेरिकल डाटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ वो न्यूमेरिकल डाटा जिससे आप कोई मीनिंगफुल रिजल्ट, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सको, कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो उसमें से रिजल्ट, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 2 हम एग्जांपल लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज कि एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं। आपको देखना है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट होगा। तो विल दिस बी स्टैटिस्टिक्स और नॉट? Most of the students will say that this 1500 number represents statistics कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, but no, this is not statistics। आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस था ये देखना कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा एवरेज स्कोर करता है। अब उस 1500 बच्चों में से बहुत से बच्चे फर्स्ट क्लास के होंगे, सेकंड के होंगे, 10th के होंगे, मतलब डिफरेंट क्लासेस के होंगे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि क्लास सिर्फ +1 एंड +2 हैं, तो +1 एंड +2 का लेवल भी अलग अलग होता है। अगर आप सिर्फ +1 की क्लास भी लेते हो तो +1 में भी कितनी सारी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। सम स्टूडेंट्स मे बी ऑफ आर्ट्स, सम मे बिलोंग्स टू कॉमर्स, सम मे बिलोंग टू साइंस, तो अलग अलग फील्ड के आएंगे। तो आप उनके मेंटल लेवल को, आप उनकी इंटेलिजेंस लेवल को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, तो कोई भी आप इसमें से रिजल्ट नहीं ड्रॉ कर सकते, तो दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि +1 आर्ट्स इकोनॉमिक्स में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से दिखाओ कितने जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट होंगे। नाउ आई कैन ड्रॉ अ कंक्रीट कंक्लूजन, क्योंकि मुझे पता है जो 40 के 40 बच्चे हैं वो सारे +1 आर्ट्स के हैं, तो सेम स्ट्रीम एंड ऑल देम बिलोंग टू इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो
सब्जेक्ट भी सेम है, सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सबका एक जो इंटेलिजेंस लेवल तो नहीं हम सेम कह सकते, लेकिन सबका जो कंपटीशन लेवल है वो सेम होगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो कि कौन जो है इंटेलिजेंट है और कौन नहीं। तो दिस वाज अबाउट मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। कलेक्शन ऑफ डाटा में आप पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम ग्राफ्स, टेबल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में आप सब लोग पढ़ के आते हो फ्रीक्वेंसी कर्व्स, इंडिविजुअल कर्व, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कर्व, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अंडर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे जो ये हम कर्व कर रहे हैं इनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज आप मीडियन निकालते थे तो वही ड्रॉ ओजाइव, हम हिस्टोग्राम ड्राइव करते थे, हम नॉर्मल कर्व बनाते हैं, तो ये सब जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने वाली कर्व्स होती हैं, इसलिए इसको हम अंडर पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ frequency distribution. Now the next chapter is measures of central tendency and dispersion. This chapter ये दो टॉपिक्स के अंडर आता है. The first one is central tendency and the second one is dispersion. This slide cover this topic of central tendency. The next slide will cover the topic of dispersion. अब central tendency क्या है? मोस्टली अब तक हम ये पढ़ते हैं, बहुत से बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि जब भी सेंट्रल टेंडेंसी की बात आए तो इसका मतलब आप एवरेज की बात कर रहे हो, और एवरेज का मतलब होता है मीन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट करेक्ट। एवरेज का मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज होता है, नो डाउट, बट एवरेज का मतलब सिर्फ मीन नहीं होता। अगर आप इसके मीनिंग पे जाओ, अगर आप इसके ध्यान से देखो तो वर्ड लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब एक सेंटर, टेंडेंसी मतलब उसके आसपास घूमना। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है जिसके आसपास सारा डाटा घूमता है। आपको पढ़ाया जाता था मीन। मीन आप क्या करते थे? मीन आप ऑन एवरेज निकाल लेते थे। जैसे ऑन एवरेज आपने निकाल लिया कि क्लास के बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50 आए हैं, तो इट डजंट मीन्स दैट कि हर बच्चे के मार्क्स 50 आए हैं। किसी बच्चे के मार्क्स 50 आते हैं, किसी के 60 आते हैं, किसी के 48 आते हैं, किसी के 41 आते हैं। तो 50 के आसपास जो है ये वैल्यूज रिवॉल्व करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ जब भी एवरेज टर्म आएगा तो एवरेज मतलब 3 चीज़ें, योर मीन, मीडियन एंड मोड। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन एंड मोड में से आइडियल कौन सा है, हमें कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सा मेथड जो है अडॉप्ट करना है। इसमें हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद अर्थमेटिक मीन, तो आपको इसमें नया सीखने के लिए मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर इसमें हम पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब होता है जो एक सीरीज को, एक वैल्यू को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आपको लग रहा होगा ये टर्म नहीं है, बट आप सब ने मीडियन पढ़ा हुआ है। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। तो वो क्या करता है? एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो दैट इज अ पार्टीशन वैल्यू। तो हम इसमें डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोड। मोड क्या होता है? जो किसी सीरीज में बार बार रिपीट होता है। देन कमिंग टू डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बिखराव। आप सबने 9th 10th में रेनबो कैसे बनता है इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा वहाँ पे लिखा होता है वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स। वहाँ पे एक लाइन लिखी आती है कि जब आप प्रिज्म पे लाइट पड़ती है या बारिश की बूंदों पे जो सस्पेंडेड होती हैं एयर में, उस पे लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो जो वाइट लाइट सन की आती है वो 7 कलर्स के बैंड में बिखर जाती है, फैल जाती है। उसको बोलते हैं डिस्पर्ज होना, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन मतलब किसी चीज़ का फैलना, बिखरना। तो इसके हम मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजर्स, इसके 2 मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। देन उनके अंडर डिफरेंट मेजर्स आते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इन डिफरेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कौन सा मेजर्स बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। सॉरी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, यू कैन से इट, अगर आप हिंदी में से प्रोनाउंस करो तो संभावना, किसी चीज़ के होने या किसी चीज़ के आने की संभावना क्या है। ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। 10th में 9th में आप सब लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए, जहाँ पे हम पढ़ते थे कि आपने आपने एक कॉइन टॉस किया है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसका मतलब था कितने चांसेस हैं, क्या संभावना है कि आपका हेड आ जाएगा या आपका टेल आ जाएगा।
तो हम इसकी डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 3 डेफिनेशन हैं, क्लासिकल, रिलेटिव एंड एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक को मॉडर्न डेफिनेशन भी कहते हैं। फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने कॉइन टॉस करा, तो मैंने पहले से ही बोल दिया कि 2 कॉइन टॉस कर रही हूँ, पहले कॉइन में हेड आ चुका है, दूसरे कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जब एक चीज़ पहले से ही दी होती है, मतलब मुझे कंडीशन प्रोवाइडेड है कि ये हो चुका है, एक चीज़ प्रोवाइडेड हो और दूसरी चीज़ निकालनी हो, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर इसमें हम रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट आपके लिए नया होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट इज थेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टॉपिक इज एंटायरली रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आपके सिलेबस में। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो 2 तरह की होती है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। सो डिस्ट्रीब्यूशंस भी 2 तरह के होते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, discrete distribution and continuous distribution. The binomial and Poisson distribution comes under the head of discrete distribution and normal distribution comes under the head of continuous frequency distribution. The next one is correlation and regression. आप सबने ये पढ़ा हुआ है। correlation and regression क्या होता है? 2 चीज़ों के बीच में जब आप एसोसिएशन देख रहे हो, उनका रिलेशन देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। और रेग्रेशन भी यही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कोरिलेशन में आप सिर्फ ये देखते हो 2 चीज़ें रिलेटेड हैं। किस तरह से रिलेटेड है, कौन पहले चेंज हो रहा है, किसकी वजह से कोई रिलेट कर रहा है, इसको आप नहीं पढ़ते। रेग्रेशन में हम स्टडी करते हैं कि किसके चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, दैट इज इसमें हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम इसके मेजर्स पढ़ेंगे, जिसमें आप कार्ल पियर्सन, स्कैटर डायग्राम, रैंक मेथड, इन सब मेथड्स के बारे में पढ़ोगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ोगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर के साथ आप लोग फैमिलियर हो। इंडेक्स नंबर के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होना है, इंडेक्स नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर में कौन सा इंडेक्स नंबर बेस्ट है, फिशर, पास्चे, लास्पियर, कौन सा मेथड बेस्ट है, यानी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ द न्यू टॉपिक इज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब होता है जब आप किसी डाटा को ओवर टाइम स्टडी करते हो। जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ 1989 से लेकर 2020 तक किसी पल्सेस हैं जो उसके कंजम्पशन में या उसकी प्रोडक्शन में किस तरह का चेंज आया है। तो जब ओवर टाइम में डाटा को स्टडी करती हूँ तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। इसमें हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फिर मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, दैट इज एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। फिर जो हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लिकल, सेक्युलर, इरेगुलर, उन सब के बारे में हम जो है उनको कैसे मेजर कर सकते हैं और किस तरह से हम टाइम सीरीज को एक सिंपल डिफरेंट टाइम इंटरवल से हटाकर एक सीधी जो है कॉन्टिन्यूस इंटरवल में ला सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।